तो मेष राशि का निर्माण होगा अश्विनी भरणी कृत्तिका पादे मेष राशि ही, अर्थात अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का पहला चरण मिला करके मेष राशि होगा। तो फिर वृष राशि कैसे बनेगा, कहते हैं कृत्तिका का जो एक चरण जाने के बाद तीसरा चरण, कृत्तिका या त्रयपादा रोहिणी मृगशिरोर्धम वृष राशि ही, अर्थात कृत्तिका का तीसरा चरण, रोहिणी नक्षत्र का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण मिला करके आपका वृष राशि का निर्माण होगा, ऐसा जानना चाहिए। तो कृत्तिका नक्षत्र का चरण कौन कौन से होंगे, तीसरे द्वितीय चरण जो है ई उ ए, ये कृत्तिका के 3 चरण हो गए, और रोहिणी के ओ वा वी वो, और मृगशिरा के 2 चरण वे वो, ये आपके 9 चरणों से वृष राशि का निर्माण होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे मिथुन राशि का निर्माण के लिए कहते हैं मृगशिरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्रयम मिथुन राशि ही, अर्थात मृगशिरा का 2 चरण का की, और आर्द्रा के 4 चरण कु घ ङ छ, और पुनर्वसु के 3 चरण के को हा, ये 9 चरण मिला करके मिथुन राशि का निर्माण होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर आगे कहते हैं पुनर्वसु पादमेकम पुष्य आश्लेषांतकम कर्क राशि, अर्थात पुनर्वसु का पहला चरण और पुष्य नक्षत्र का चतुर्थ चरण। तो पुनर्वसु का चतुर्थ चरण जो कौन सा होगा, पहला चरण यहाँ पढ़ रहा है ही, चतुर्थ चरण जो है अंतिम का पहला, और पुष्य नक्षत्र का 4 चरण हु है होडा, पुष्य नक्षत्र हो गए, और आश्लेषा डी डू डे डो, इसलिए ये 9 चरणों से आपका कर्क राशि बन रहा है। अब जो गंडमूल नक्षत्र, इन 6 नक्षत्रों को ही गंडमूल क्यों कहा गया है, ये विषय भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्रह्मांड है आपका, जो चरणों से राशि बनता है, तो जब मान लीजिए अश्विनी का 4 चरण और भरणी, जब अगले नक्षत्र का जो 4 चरण में समाप्त होता है, देखिए पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा या चौथा चरण यहाँ समाप्त हो रहा है 4 चरण, और मृगशीर मघा का भी 4 चरण से प्रारंभ होता है। कभी भी राशि कोई बन रहा हो, 4 चरण में मिलाकर के एक राशि बन रहा हो अंतिम का, और पहला 4 चरण से जो है किसी मतलब नक्षत्रों का राशि पहला प्रारंभ हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये 9 नंबर का जो है आपका चतुर्थ चरण समाप्त हो रहा है कर्कट राशि में, और सिंह राशि का पहला जो है नक्षत्र मघा नक्षत्र है, और कर्कट राशि का अंतिम नक्षत्र जो है आश्लेषा होने के कारण आश्लेषा का चौथा चरण में कर्कट राशि समाप्त हो जाता है, और सिंह राशि का चौथा चरण से प्रारंभ होने के कारण इसको गंडमूल कहा गया है। ठीक है, उसी प्रकार अश्विनी नक्षत्र का मेष राशि का निर्माण चतुर्थ चरण से हो रहा है, और मीन राशि का समाप्त जो हो रहा है चतुर्थ चरण में होने के कारण अश्विनी नक्षत्र को और अंतिम के 27 नंबर रेवती नक्षत्र को गंडमूल कहा गया है। समझ में आ रहा है ना सभी को ये गंडमूल के बारे में? नहीं गुरुजी, नहीं समझ आया। अब ये राशि का नहीं समझ में आया। अब देखिए, ये जो कर्कट राशि का निर्माण हो रहा है, पुनर्वसु का पहला चरण, पुष्य का चतुर्थ चरण और आश्लेषा का चतुर्थ चरण, हर नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं। जहां 9 चरण, यहाँ चौथा चरण में समाप्त हो रहा है और चौथा चरण से प्रारंभ हो रहा है। जहां कोई राशि चौथा चरण से प्रारंभ हो रहा है और चौथा चरण में समाप्त हो रहा है, तो वो क्या होता है, गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। ये ब्रह्मांड 27 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए ये पहला, समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, अब आया। तो यहाँ जब देखिए पहला ये जो है अश्विनी नक्षत्र यहाँ से चौथे चरण से प्रारंभ हो रहा है, 1 नंबर मेष राशि। अब जो रेवती नक्षत्र यहाँ समाप्त हो रहा है चौथा चरण में मीन राशि, तो ये दोनों का समागम चौथा चरण का, ये गंडमूल कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया सभी को ना? अभी भी समझ में नहीं आ रहा किसी को? हाँ जी गुरुजी, समझ गए, या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं ना गुरुजी?
हेलो, हाँ बताइए। मतलब नमा नक्षत्र, दसवां नक्षत्र। हाँ, वो ऐसा, वो आपका प्रश्न का उत्तर नहीं है। वैसे तो आप उसी को ही क्यों माना गया, दूसरे को क्यों नहीं माना गया, वो प्रश्न उठ जाएगा तो फिर आप कैसे बताएंगे। और देखिए, अब यहाँ देखिए, आपका ये कर्कट राशि में चौथा चरण समाप्त हो रहा है आश्लेषा का, और मघा का चौथा चरण में प्रारंभ हो रहा है। म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, फिर जो है आपका वृश्चिक राशि जो है, देखिए ये ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण यहाँ समाप्त हो रहा है, तो वृश्चिक राशि समाप्त हो गया। धनु राशि का मूल नक्षत्र का चौथा चरण से प्रारंभ हो रहा है। और कहीं जगह वैसा जगह नहीं है जहाँ, अब देखिए रेवती का चतुर्थ चरण में मीन राशि बन रहा है, और अश्विनी का चौथा चरण से मेष राशि का निर्माण हो रहा है। बाकी देखिए, दूसरा राशि का निर्माण हो रहा है दूसरे चरण से, मृगशिरा का, पुनर्वसु का पहला चरण में, हर वो उसमें देखिए। और यहाँ देखिए मघा का या और आश्लेषा का ये यही हो रहा है। और देखिए फिर उसके बाद उत्तर फाल्गुनी का 3 चरण, चित्रा का 2 चरण, विशाखा का 1 चरण देखिए। अब यहाँ मिल रहा है ज्येष्ठा का और मूल का, फिर ये तीसरा चरण, दूसरा चरण, ये पहला चरण यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये 6 नक्षत्रों में ही मिल रहा है। कहाँ का मिल रहा है, तो हमें देखना होगा रेवती और अश्विनी में मिल रहा है, तो ये 2 नक्षत्र हो गए। फिर आश्लेषा में मिल रहा है, जहाँ 4 चरण है वही उसी को, हाँ, आश्लेषा और मघा में मिल रहा है, 4 चरण है ज्येष्ठा और मूल में मात्र मिल रहा है, इसलिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना गंडमूल नक्षत्र क्यों इसलिए कहा जाता है। गुरु जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रथम नक्षत्र है उसके 4 चरण और अंतिम नक्षत्र है उसके भी 4 चरण होने चाहिए, वही नक्षत्र। किसी राशि का निर्माण हो, इधर सुनिए, किसी राशि का निर्माण हो रहा है तो पहले चतुर्थ चरण से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, मेष राशि। और अंत उससे अंतिम वाली राशि जो होगी, दूसरी राशि होगी, वो भी चतुर्थ चरण में समाप्त हो है, तो गंडमूल कहा जाएगा। जी गुरु जी आगे आप। ये प्रश्न है। वही तो समझा रहे इतने देर से आप, क्या कि सीता का रामायण खत्म हो गया, सीता किसकी धर्म पत्नी वही मालूम नहीं वाला किस्सा बोल रहे हैं आप। अब यहाँ देखिए, ये कर्कट राशि देखिए, कर्कट राशि में 4 चरण समाप्त हो रहा है। अब दूसरा राशि में आपका कहाँ प्रारंभ हो रहा है, कर्कट 4 चरण से मघा नक्षत्र से प्रारंभ हो रहा है। ये ये जो है तालमेल, इसको बोलेंगे। और ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, 6 ही जगह मात्र मिलेगा। ये आपको मिल रहा है यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण और मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण, इसलिए ये 2 हो गया। और मिल रहा है आपका रेवती और अश्विनी नक्षत्र में मिल रहा है, इसलिए इसको ये 6 नक्षत्रों को ही गंडमूल कहा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, आपका एक वृश्चिक राशि है और एक धनु राशि है, ये 4 और ये। अब इधर देखिए, ये मीन राशि है, ये मेष राशि है, और एक देखिए ये कर्कट राशि है और ये सिंह राशि है, मघा। तो ये आपका 1 नंबर का नक्षत्र, फिर आपका 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 नंबर का नक्षत्र, 10 नंबर का नक्षत्र के बाद साथ में 9 और 10 होगा। फिर 10 में आप 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 19 होगा। 18 और 19 नंबर का नक्षत्र, और 19 में फिर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। तो ये 27 और 1 नंबर का नक्षत्र। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। गुरु जी ये वाला वापस बताइएगा प्लीज कि आपने जो 1 और 9 10 18 27 बताया। वो देखिए, एक अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, आश्लेषा नक्षत्र 9 नंबर का पड़ता है। 9 नक्षत्रों से 4 राशि निर्माण होता है, अश्विनी, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट। आश्लेषा जो नक्षत्र है वो 9 नंबर का नक्षत्र है। ठीक है, फिर आपका 9 नक्षत्र से चार राशि का निर्माण होता है, तो 10 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक 9 नक्षत्र हो गए। तो मघा 10 नंबर का नक्षत्र है, और आपका ये ज्येष्ठा जो नक्षत्र है ये 18 नंबर का नक्षत्र है। ये 9 नक्षत्र हो गया। फिर आप जो नक्षत्रों वाला चार्ट है जिसमें लाइन से दे रखे हैं, हाँ, मैं दिखा देता हूँ। फिर
11 से 18 एक बार वो दिखा दीजिए, उससे समझने में थोड़ा आसानी जल्दी रहेगा। जी आप ये देख थोड़े लीजिए, ये देखिए 14 एक, से तो मैं भी थोड़ा सा ये देखिए 1 नंबर अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है। 9 नंबर, मतलब नौ अब इधर सुनिए ना, आप नौ सुनिए, मैं नंबर समझ रहा हूँ, आप म्यूट कर लीजिए, आप लगाते तो 27 हो जाएगा। अरे महाराज म्यूट कर लीजिए पहले। ये अश्विनी नक्षत्र 1 नंबर का है, 9 नंबर का आश्लेषा नक्षत्र पड़ रहा है। ये 9 नक्षत्रों से आपका 4 राशि का निर्माण होगा, मेष से लेके कर्कट तक। और ये आश्लेषा नक्षत्र, ये मघा नक्षत्र 10 नंबर से लेकर के आपका 18 नंबर नक्षत्र तक ज्येष्ठा, ये 9 नक्षत्रों से आपका, ये आपको दिखाई दे रहा है ज्येष्ठा 18 नंबर का नक्षत्र है। एक अश्विनी, 9 आश्लेषा, और ये 10 मघा नक्षत्र है, 18 ज्येष्ठा है, और 19 नंबर का ये 9 से लेकर के 27 नंबर के 9 नक्षत्रों का 4 राशियों का निर्माण होता है। ये 10 से लेकर 18 तक 4 राशि का होगा, और 1 से लेकर 9 तक आपका 4 राशि का निर्माण होगा। इस प्रकार से 4 4 4 12 राशि हो गए, ठीक है। अब ये हमने ये जान लिए गंडमूल नक्षत्र क्यों ही 6 नक्षत्र गंडमूल है, ये सभी को कंफर्म हो गया। किसी को प्रश्न पूछ सकते हैं। जी गुरु जी, अगर इनको हम 9 की लाइन में अगर लगाते हैं इन नक्षत्रों को, तो पहला नक्षत्र अश्विनी आता है और लास्ट का रेवती आता है, तो जहाँ से इनकी संधि होती है इनकी, हाँ, तो वही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए सूत्र आपको एक से 9 तक, और 9 से 10वां, तो वो लाइन पंक्ति जहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे एंड हो रही है, हाँ, वही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र। बिल्कुल अगर हम बिल्कुल। 9 की लाइन लगाते हैं, जी 27 नक्षत्र, जी लास्ट जी वाला और पहले वाला जो है वो गंडमूल नक्षत्र को भी, क्योंकि उनको जोड़ता है उन लाइनों को, और संधि जो होती है किसी भी चीज की वो अच्छी नहीं होती, जी, जोड़ लग जाता है, गांठ। ठीक है। चलिए अब जानते हैं हम महत्वपूर्ण विषय, जो हम राशियों के बारे में जाना, कैसे राशियों का निर्माण होता है। अर्थात जो ये ब्रह्मांड है, ये नक्षत्र कहाँ स्थित है, तो आपको ये दिखाई देगा चरण वगैरह कहाँ कहाँ है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड हमारे 27 भागों में विभक्त है। ये देखिए अश्विनी नक्षत्र है, ये जो आपको अश्विनी नक्षत्र का भाग दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये 4 भागों में विभक्त है, 1 2 ऐसे करके 3 4 करके ऐसे विभक्त है। जब चंद्रमा जो होता है ये परिभ्रमण कर रहा है, क्योंकि नक्षत्रों का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि 27 नक्षत्र दक्षा की प्रजापति की कन्याओं से विवाह चंद्रमा ने किया था। तो चंद्रमा जब ऐसे घूमते घूमते जो चरण में आता है, ग्रह सभी ग्रह घूमते हैं नक्षत्रों में, ये ब्रह्मांड है, तो जो नामकरण किसी का किया जाता है वो चंद्रमा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी से सबसे निकटतम जो वर्ती जो ग्रह है वो चंद्रमा होगा। जिस नक्षत्र में होगा चंद्रमा, तो उसके अनुसार नामकरण किया जाता है। अब देखिए उसी प्रकार ये अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, ये आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक है, ग्रह से आपका घूम रहे हैं ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तो ये ऐसा जानना चाहिए। जिस नक्षत्र में होंगे उसी के आधार पर जो है राशियों का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं महत्वपूर्ण विषय क्या है, कि कौन कौन से नक्षत्रों का जो होता है, जो क्या क्या संज्ञा इत्यादि दिया है, ये संज्ञा के बारे में भी जान सकते हैं। ये जो है मूल नक्षत्र किसे कहते हैं, गंडमूल, तो मूल संज्ञक नक्षत्र है ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, मूल, मघा और अश्विनी दे दिया है। पंच संज्ञक नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और वह रोहिणी। चर तथा चल संज्ञक नक्षत्र स्वाति, पुनर्वसु, श्रावण, धनिष्ठा और शतभिषा। मिश्र संज्ञक नक्षत्र विशाखा और कृत्तिका। ये नक्षत्रों की जो संज्ञाएं हैं, वो नक्षत्रों में क्या क्या कार्य करना चाहिए, इसके विषय में अलग अलग महत्व है, उस विषय में बाद में आप लोगों को बताएंगे। बस आप इतना ही जान लीजिए कि ये नक्षत्रों की संज्ञाएं हैं। मिश्र संज्ञक नक्षत्र है विशाखा और कृत्तिका। एक मिनट लाइट चला गया है।
थोड़ा। फिर उसके बाद जो है, आज टॉपिक समय तो अधिक हो रहा है, चलिए ये नक्षत्रों के नाम तो आप दिखा दे, जब पढ़ाएंगे दोबारा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आज आपका महत्वपूर्ण विषय हम ये बताएंगे कि राशियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। आप लोगों को 12 राशियां जो होती हैं उन राशियों के बारे में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं। तो हमारे जो राशियां होती हैं वो 12 होती हैं, तो हम सभी को मालूम ही है। राशियों का स्वरूप कैसा होता है इत्यादि इस विषय में भी चर्चा करेंगे। अब ये आपको दिखाई दे रहा है राशियों के नाम। तो यहाँ कुंडली में जो होता है हमेशा राशियों का नाम न लिख करके कुंडली में संख्याएं लिखी रहती है। 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो हमें सभी को राशियों की संख्या याद जरूर होनी चाहिए। तो मेरे साथ सभी लोग एक बात को ध्यान रखें, तो ये विषम राशियां कौन कौन सी हैं और सम राशियां कौन कौन सी आप पहले जाने। तो ये 1 मेष ये विषम राशि है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिथुन ये विषम राशि है, 5 सिंह ये भी विषम राशि है, 7 तुला ये भी विषम राशि है, 9 धनु ये भी विषम राशि है और 11 कुंभ, ये 6 राशियां विषम राशियां बताई गई हैं। ठीक है, ये 6 जो विषम राशियां हैं इसकी जाति जो है वो पुरुष जाति है, पुरुष अर्थात पुरुष। पुरुष राशियां कौन कौन सी है बोलते ही आप लोग कहेंगे 1 मेष 1 मेष 1 मेष। मेरे साथ सभी लोग म्यूट करते हुए बोलिएगा। 3 मिथुन 3 मिथुन 3 मिथुन, 5 सिंह 5 सिंह 5 सिंह, 7 तुला 7 तुला 7 तुला, 9 धनु 9 धनु 9 धनु, 11 कुंभ 11 कुंभ 11 कुंभ। ये जो 6 राशियां विषम राशियां हैं ये पुरुष राशि हैं और क्रूर राशि हैं। सूत्र है क्रूर सौम्यो नृस्त्रियो चरस्थिर द्विस्वभावाश्च मेषादेः। ये सूत्र ने कहा है जितने भी विषम राशियां हैं तो बिजोड़ राशियों को पुरुष राशि और क्रूर राशि, क्रूर का तात्पर्य दुष्ट स्वभाव वाले, उग्र स्वभाव वाले राशि जानना चाहिए। तो आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया पुरुष राशि कौन कौन सी है और दुष्ट राशि, ये याद रहेगा। जी 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 जी। गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए। अरे 5 7 ये जितने भी विषम राशियां हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। 1 मेष, 3 मिथुन, 5 सिंह, 7 तुला, 9 धनु, 11 कुंभ, ये विषम राशियां पुरुष राशि हैं और दुष्ट स्वभाव की है, ऐसा जानना चाहिए। और जितने भी सम राशियां हैं 2 वृष, 4 कर्कट, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर, 12 मीन, ये जितने भी सम राशियां हैं इनको स्त्री राशि कहा गया है और इसे हम शांत राशि भी कहते हैं। ठीक है, देखिए शास्त्रों ने भी पुरुष को दुष्ट कहा है और स्त्री को शांत कहा है, लेकिन महाभारत हुआ था द्रौपदी के कारण और रामायण का जो होता जो किस्सा हुआ था सीता के कारण। पुरुष बेचारे ऐसे लड़ मर जाते हैं कि स्त्री के कारण ही जो हुआ है महाभारत हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ खेल अलग है, अन्यथा न लीजिएगा, ये मैं थोड़ा सा हंसी मजाक में ऐसे ही विनोद से बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो माता ही बैठी है गुरुजी पता नहीं हम लोगों को क्यों दोष दे रहा है ऐसा मत सोचिएगा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आनंद आ जाए, हंस हंस के पढ़े इसलिए। ये 2 वृष राशि सम राशि, 2 वृष, 4 कर्कट, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर और 12 मीन, ये सम राशियां जो हैं इन्हें स्त्री राशि कहते हैं। आपको पूछा जाएगा स्त्री राशि कौन कौन सी है, तो सम संख्या जो 2 वृष, 4 कर्कट, 6 कन्या, 8 वृश्चिक, 10 मकर और 12 मीन, ये स्त्री राशि और शांत राशि, शांत स्वभाव की राशि जानना चाहिए। तो सभी को याद हो जाएगा, कोई कठिन तो नहीं लग रहा है। पुरुष राशि दुष्ट स्वभाव की राशि, स्त्री राशि शांत स्वभाव की राशि। पहली राशि पुरुष है, दूसरा स्त्री है। पहला पुरुष दूसरा स्त्री, पहला मेष पुरुष है, वृष स्त्री है, मिथुन पुरुष है, कर्कट स्त्री है, सिंह पुरुष है, कन्या स्त्री है, तुला पुरुष है, वृश्चिक स्त्री है, धनु राशि पुरुष है, मकर राशि स्त्री है,
कुंभ राशि पुरुष है और मीन राशि स्त्री है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, याद हो जाएगा। जी गुरुजी। बहुत अच्छे। इसको उंगलियों पे भी हम कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, इन लोग को पति पत्नी बना दीजिए ना। मेष पूर्व पति है तो वृष पत्नी है, मिथुन पति है तो कर्कट पत्नी है, सिंह पति है तो कन्या पत्नी है, तुला पति है यार तो पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष स्त्री, ऐसा कर दीजिए। जो विषम राशि होगी वो पुरुष होगी और दुष्ट होगी, और जो सम राशि होगी वो स्त्री होगी। तो चलिए, आपने पुरुष स्त्री राशि को भी जाना, तो आप लोगों को राशियों से संख्या आपको याद होना चाहिए। आपको पूछा जाएगा 6 कन्या राशि कहेंगे, 9 धनु राशि, 3 मिथुन राशि, 12 मीन राशि, 2 वृष राशि, ऐसे राशियों की संख्या याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं चर राशि, जो चलायमान राशि है, स्थिर राशि मैं लिखा हुआ भी दे दूंगा, और द्विस्वभाव राशि अर्थात चर स्थिर दोनों स्वभावों से जो युक्त राशियां हैं वो भी द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव अर्थात चलायमान भी है स्थिर भी है, दोनों स्वभावों से जो युक्त राशि है उसे हम क्या कहते हैं, द्विस्वभाव राशि। तो कौन कौन सी राशि है हम ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए प्रयास करेंगे। सभी लोग शीघ्र म्यूट करें, जो है आवाज आ रहा है, बिल्कुल किरकिर कर रहा है। राकेश शुक्ला, रक्षा शुक्ला जी, तो चर राशि कौन कौन सी है। 1 मेष चर राशि है, जानना चाहिए। 2 वृष स्थिर राशि जानना चाहिए, और 3 मिथुन द्विस्वभाव राशि जानना चाहिए। अब इसमें द्विस्वभाव क्या होती है, एक राशि में 30 अंश होती हैं। ठीक है, एक राशि में 30 अंश होती है, 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक चर जानना चाहिए, और आपका फिर 16 अंश से लेकर के 15 अंश एक कला से लेकर के 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक आपका द्विस्वभाव अर्थात स्थिर राशि है, जानना चाहिए। तो ये मिथुन राशि का जो 30 अंश होती है एक राशि में, 15 अंश जो होता है वो चलायमान गतिशील है, और जो 15 अंश जो है वो स्थिर है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए दोनों स्वभावों से युक्त होने के कारण उसको द्विस्वभाव राशि कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसका अन्य राशि जानने का ट्रिक क्या क्या है। चर राशि, तो चर स्थिर द्विस्वभाव ये 3 होने के कारण एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, कर्कट राशि, ये द्विस्वभाव राशि है। 4 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 नंबर तुला राशि, ये भी चर राशि है। 7 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मकर राशि, ये द्विस्वभाव चर राशि है। चर राशि बोलते ही आपको एक जानना चाहिए। 1 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 4 कर्कट राशि, वह भी चर राशि है, गतिशील राशि है, चलायमान राशि है। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, वो भी तुला राशि 7 नंबर की, वो भी चर राशि है, गतिशील राशि है। और 7 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 10 मकर राशि, ये भी चलायमान गतिशील राशि है। अब स्थिर राशि 2 नंबर की राशि जो है स्थिर राशि है। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 सिंह राशि, वो भी स्थिर राशि है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 वृश्चिक राशि, वो भी स्थिर राशि है। 8 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 11 नंबर की कुंभ राशि, ये भी स्थिर राशि जाननी चाहिए। अब द्विस्वभाव राशि, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 कन्या राशि, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 धनु राशि, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 मीन राशि, ये द्विस्वभाव राशि जानना चाहिए। तो सभी को समझ में आ गया, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। गुरुजी ये होता क्या है चर, स्थिर और द्विस्वभाव? चर का तात्पर्य होता है चलायमान, स्थिर का तात्पर्य होता है एक ही जगह में स्थिर है, और द्विस्वभाव अर्थात दोनों स्वभावों से जो युक्त राशि है। वो आपका गाड़ी खरीदना है, वो गतिशील है, तो चर लग्न में खरीदें तो आपको श्रेयस्कर होता है। गृह इत्यादि निर्माण करना चाहते हैं, स्थिर लग्न में करना चाहिए, वो हमेशा स्थिर बनी रहती। समझ रहे हैं? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। तो उसके लिए भी द्विस्वभाव में क्या करेंगे गुरुजी? अब देखेंगे दोनों स्वभाव हम देखेंगे।
अब इन लोग जो होते हैं दोनों से, ये जीरो अंश से हम अब द्विस्वभाव में दोनों काम कर सकते हैं हम। जीरो अंश से लेके 15 अंश तक का जो समय खंड होगा जो, वो हम क्या करेंगे, एक लग्न जो होते हैं मिनिमम 2 घंटे का होता है, तो 1 घंटा पहला चर होगा और 1 घंटा बाद का वो स्थिर होगा। तो चर कार्य करना है तो पहले 1 घंटे के कार्य समय में करेंगे, स्थिर कार्य करना है तो दूसरे 1 घंटे बीत जाने के बाद हम करेंगे। ठीक है, जी आ गया समझ। जी गुरुजी। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, राशियों की संख्या याद करना। ठीक है, तो ये राशियों की संख्या आप जरूर याद करें। चर, स्थिर, द्विस्वभाव इत्यादि जो महत्वपूर्ण विषय है ये आपने जाना, और उसके बाद भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, उन विषयों में भी चर्चा करेंगे। आज जो विषय पढ़ाया गया है किस किस को समझ में नहीं आया है बताइए। सभी को समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। तो आप लोग, आ गया समझ। जी गुरुजी आ गुरुजी गया। इनको राशि के जो नाम है चूचे लाल उले, हाँ इनका कोई ट्रिक अगर हो याद करने का तो बताइएगा ना प्लीज। देखिए, याद करने का इसका ना ट्रिक जो है, आप जो है देखिए, हमेशा याद करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए अधिक अधिक बोलेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इसको सबसे पहले 4-4 नक्षत्र को आप, याद भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप कम से कम एक नक्षत्र का जो चरण होता है ना, 4-4 बार बोलते जाइए, चूचे चोला अश्विनी, चूचे चोला अश्विनी, चूचे चोला अश्विनी, चूचे चोला अश्विनी। ठीक है, इस प्रकार से आप 27 नक्षत्रों का पाठ करें एक बार। फिर उसके बाद रोज नित्य जो है इसको हनुमान चालीसा की तरह पाठ करें, ऑटोमेटिक याद हो जाए, कभी भी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं? पाया का क्या है? वो पाया के बारे में अलग श्लोक है, उस श्लोक के बारे में देंगे। ये श्लोक यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो जाएगा। आप लोगों का सूत्र है, वो सूत्र मैं बता दूंगा तो तुरंत याद हो जाएगा। वो सूत्र इस प्रकार से, वो सूत्र इस प्रकार है, अभी कटने वाला होगा शायद ये, मैं तो सूत्र बता देता हूँ तो भी आप लोगों को फिर दोबारा फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं। पिक्सल लैब किधर गया वो, ना मैंने बनाया था। तो ये जो है पाया के विषय में महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको सूत्र को आप जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उस विषय में ना करते हुए, किस किस में काम आता है? पाया जो होता है ना बच्चे का पैर, पैर सुवर्ण पाद, हाँ, अच्छा नहीं माना गया है। लोहे का पाद को अच्छा नहीं माना गया है, ताम्र और चांदी का पाद को अच्छा शुभ माना गया है। जो जन्म समझ लो, किस पाया में जन्म हुआ है। हाँ हाँ, तो वो क्या है कि जन्मांग रुद्रेश सुवर्ण पादम द्विपंच नंदे रजतस्य पादम त्रिसप्त दिक्ताम्र पादम वदंती वेदाष्ट सार्केश्व लोह पादम। वो आपको श्लोक सहित में पढ़ा दूंगा, अभी इधर उधर रखा है, वो पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा मेरे को, समझ रहे हैं? तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो अन्य विषय में वो पीडीएफ ढूंढ करके मैं पढ़ा दूंगा। तो अभी समय हो गया है, 10:06 हो चुका है, अभी कटने वाला है, नहीं तो आपको समय हो तो मैं दूसरा यहाँ होगा शायद, इसमें देखता हूँ, इसमें पाया होगा तो बता देता हूँ। इसमें नहीं है, दूसरा में होगा। तो चलिए आप लोग म्यूट कर लीजिए, तो फिर मैं पाया के बारे में ये निकाल रहा हूँ, फिर पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। पाया कहाँ गए? गंडमूल नक्षत्र, मूलजा, मूल मूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र। पाया जो है आर्द्रादि दशकम रूपम का है, आर्द्रा नक्षत्र से 10 नक्षत्र तक गिने तो आपका क्या क्या पाया होगा, तो रूपम अर्थात चांदी का पाया होगा, ऐसा सूत्र है, आप लोग को निकाल के ही बताना पड़ेगा। तो जल्दी, वो कह रहे हैं आर्द्रादि दशकम रूपम, आपको सूत्र मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा पाया कैसे निकालना। आर्द्रा नक्षत्र से क्रम से 10 नक्षत्र आप गिनिए, तो कह रहे हैं, इधर कहाँ गया वो सूत्र, इधर निकल आपका अग्निवास कर्मकांड महत्वपूर्ण श्लोक।
चलिए वो नहीं अभी मेरे को मिल रहा है, वो सूत्र मैं बता देता तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ऐसे आपको याद करने में कठिनाई हो जाएगी। चलिए वास्तुशास्त्र के विषय में आज थोड़ा सा चर्चा मैं कर देता हूँ। अगर कोई भवन निर्माण इत्यादि करना चाहते हैं इस विषय में, आपने भेजा हुआ है गुरुदेव, हाँ भेजा है, मैं वापस ग्रुप में डालता हूँ। वो डालने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास ये। तो ये अभी कटने वाला है, 1 मिनट में कट जाएगा, इसलिए मैं रुका हूँ।